अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स भी है। इसके बाद बस एक टॉपिक और है, फिर हमारा कोर्स कंक्लूडेड हो जाएगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके सेशन से पहले ही हो जाएगा कंक्लूडेड, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा सेशंस भी लिए हुए हैं। तो हमें कोई और मज़ीद एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा सेशन नॉर्मल क्लासेस में ही कंक्लूड हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर्स क्या है, स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, कंटेंट्स हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर, डेक्लेरेशन है, एक्सेसिंग है, फिर एरे को हम स्ट्रक्चर के साथ मिक्स करेंगे, फिर कंपैरिजन है यूनियन और स्ट्रक्चर्स का। यूनियन भी स्ट्रक्चर जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। फिर हम फंक्शंस और स्ट्रक्चर को मिक्स करेंगे, यानी फंक्शन को एज ए स्ट्रक्चर पास करने की कोशिश करेंगे। और फिर लास्ट में है कि फंक्शन को से रिटर्न कराना है एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमने फंक्शंस के साथ, एरेज के साथ मिक्स करके देखेंगे, पॉइंटर के साथ भी मिक्स करके देखेंगे स्ट्रक्चर्स होते क्या। ठीक है, पहले तो आज देखना ये है कि स्ट्रक्चर की फंडामेंटल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और हमारा है लेक्चर नंबर 26। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाए अगर सिंपल वर्ड में, तो ये भी कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स ही होता है, या कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स। लेकिन इसमें और एरे में अगर बात की जाए, डेफिनेशन दोनों की सेम ही आ रही है, कलेक्शन। लेकिन बुनियादी डिफरेंस ये है कि इसमें आप जो डेटा स्टोर करते हैं उन सब की डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, जबकि एरे में सारे के सारे कलेक्शन की डेटा टाइप सेम होती थी। स्ट्रक्चर में सब एलिमेंट की डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती है, मे बी नॉट, डिपेंड करता है आपका सिनेरियो क्या है। तो स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर अंडर वन नेम। नेम एक ही यूज होगा, जैसे एरे में होता था, पूरे एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए एक ही नाम यूज होता था। लेकिन इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम उसमें इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि डेटा टाइप अलग हैं, तो हम इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब डेटा टाइप्स के, यानी अलग अलग डेटा के डिफरेंट टाइप का डेटा होगा, डेटा टाइप अलग होगी, तो सबका साइज भी डिफरेंट होगा। और साइज डिफरेंट होगा तो इस वजह से हम उस पर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इंडेक्स वहां पे अप्लाई की जा सकती है जहाँ पे हर डेटा एलिमेंट में सेम साइज का डिफरेंस आ रहा हो, यानी मैं प्लस प्लस करूँ तो जंप करके उतनी ही डिफरेंस आए, जितना पहले एलिमेंट से दूसरे में है उतना ही दूसरे से तीसरे में, उतना ही तीसरे से चौथे में, एंड सो ऑन। जबकि स्ट्रक्चर में इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल डेटा आ सकता है, इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर। तो इंटीजर का साइज 4, करेक्टर का साइज 1, फिर फ्लोट का साइज 4, या लॉन्ग कर लिया या डबल कर लिया तो उसका साइज 8। तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि हम इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस कर सकें। तो इसमें कुछ और तरीका होता है एक्सेस करने का, उसको देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, तो सेकंड लाइन क्या कहने हैं? दीज डेटा एलिमेंट नोन एज मेंबर्स कैन हैव डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट लेंथ। ठीक है, नॉर्मली ये जो डेटा एलिमेंट होते हैं इनको मेंबर्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि उसके सब कैटेगरी कह लें या सब डेटा टाइप कह लें आप, जो मेन आपका स्ट्रक्चर है उसके अंदर सब फील्ड्स जो होती हैं उनको मेंबर कहा जाता है। और दे कैन हैव का मतलब है हो भी सकता है डिफरेंट, ना भी हो, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके लिए मैं दोबारा से एक एनालॉजी दूंगा, रिपीट करूंगा, लैब में भी मैंने दी थी कि कंसिडर करें आप स्ट्रक्चर को एज योर बैकपैक। आप बैकपैक में क्या क्या अपने साथ यूनिवर्सिटी लेकर आते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो बैकपैक में आपके बुक्स हैं, आपके पास उसमें लंच बॉक्स भी हो सकता है, उसमें आपके पास वाटर बॉटल भी हो सकती है, उसमें आपके पास लैपटॉप भी हो सकता है। तो देखा जाए तो इन सब एलिमेंट्स की या डेटा एलिमेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, टाइप्स अलग अलग है। एक लैपटॉप क्लास को बिलोंग करता है, एक बुक्स को बिलोंग करता है, एक लंच बॉक्स को बिलोंग करता है, एक वाटर बॉटल को बिलोंग करता है। लेकिन हम इनको एक बैग के अंदर रखकर इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडिया यही है कि अगर बैग को इस सिनेरियो से हटा दिया जाए, तो आपके लिए इन सब चीज़ों को मूव करना, यूनिवर्सिटी से घर लेकर आना, घर से यूनिवर्सिटी ले जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही एनालॉजी मैंने दी थी पहले भी, इस पे बात कर रहा हूँ दोबारा से कि ये रियल सिनेरियो है जहाँ पे आपको समझने स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, कि आपको डिफरेंट टाइप के डेटा को एक शेल के अंदर कंटेन करना है,
एक बॉक्स के अंदर समझ लें कंटेन करना है, टू एक्सेस इट मोर एफिशिएंटली, ठीक है, ताकि आप उसे एक्सेस कर सकें मोर एफिशिएंटली या मोर इजीली। ठीक, अगर आप बैग के बगैर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो हो सकता है आप कहीं पे अपना लंच बॉक्स रखें और भूल जाएं, वहां से उठें तो फिर बॉटल उठाना भूल जाएं, या कहीं रास्ते में आपकी कोई चीज़ गिर जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अगर आपका डेटा रिलेटेड है, यानी आपको ये सब सामान यूनिवर्सिटी लेके जाना है, तो ये सब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो इट्स बेटर कि आप इन सबको एक चीज़ के अंदर रखें और ले जाएँ, ठीक है? तो रिलेटेड डेटा को आप चाहेंगे कि एक साथ रखा जाए, और ताकि उनको एक्सेस करना, मूव करना, चेंज करना, जो भी है, आसान हो। तो यही प्रिंसिपल स्ट्रक्चर पे भी है कि मैं डेटा को, उस डेटा को स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर के कंटेनर में ओवरलैप कर देता हूँ या रैप कर देता हूँ इन सिंपल वर्ड, जो रिलेटेड है। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर की एप्लीकेशन, कि मैं कहाँ स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ, जहाँ पे मेरे पास रिलेटेड डेटा हो। अब किसी चीज़ से, तो मैं उसको एक स्ट्रक्चर में सेव कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक जनरल सिंटेक्स दिया हुआ है, स्ट्रक का कीवर्ड यूज़ होता है इसके साथ। ठीक है, स्ट्रक इज़ अ कीवर्ड, जो आपको जब भी आप स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्रिएट कहाँ होता है, हर फंक्शन से बाहर, सारे मेन फंक्शन के ऊपर समझ लें आप, ग्लोबल स्पेस में डिक्लेयर होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं। ये नाम उन्हीं नेम रूल्स के तहत होगा जो हमने वेरिएबल के लिए पढ़ा, वही हमने फंक्शन नेमिंग के लिए पढ़ा, तो वही सारे रूल्स इस पर भी अप्लाई होते हैं। तो अपनी मर्जी का जब भी कोई नाम देंगे तो वही रूल्स आपको फॉलो करने हैं, कि ना वो रिजर्व वर्ड हो, ना किसी लाइब्रेरी का पार्ट हो, और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ है नेम के बीच में, और डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो वही रिकॉल करें आप रूल्स, तो वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई। और उसके बाद आप यूज़ करेंगे कर्ली ब्रेसेस, ये बताने के लिए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक का मेरा स्ट्रक्चर है। और उसके अंदर एक-एक करके, लाइन बाय लाइन, आप अलग-अलग डेटा मेंबर्स ऐड करते जाएँगे। यानी आप अगर ये सामने एग्ज़ाम्पल देखें तो एक प्रोडक्ट नाम का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, स्ट्रक्ट प्रोडक्ट मैंने अपनी मर्ज़ी से नेम दे दिया, और उसके बाद उसमें इंटीजर टाइप का उसका वेट लिख दिया, और फ्लोट टाइप का प्राइस लिख दिया। यानी इससे ये बात पता लग रही है कि मैं जब भी प्रोडक्ट की बात करूँ, यानी मेरे मुझे डील करना है एक प्रोडक्ट नाम की चीज़ से। तो जब भी मैं प्रोडक्ट की बात करूँगा तो प्रोडक्ट के पास 2 एट्रिब्यूट्स या 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रोडक्ट का कुछ न कुछ वेट होगा, और उस प्रोडक्ट का कुछ न कुछ प्राइस होगा। समझ रहे हैं? एक प्रोडक्ट की बात की जाए, इस केस में प्रोडक्ट समझ लें हमारे पास है फ्रूट्स। तो फ्रूट की बात की जाए तो कोई ना कोई फ्रूट्स का वेट होगा, और फिर उसके लिहाज से उसका कुछ ना कुछ प्राइस बनेगा। आप कभी भी फ्रूट्स लेने जाएँ तो आप बोलेंगे 1 किलो दे दें, तो उसके लिहाज से कोई प्राइस आएँगे। आप 2 किलो की डिमांड करेंगे तो उसके लिहाज से प्राइस आएँगे। तो आप वो इन्फॉर्मेशन, आप अगर एप्पल से लेना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे भई, एक अगर मैंने 1 केजी एप्पल लिया है तो उसके ये प्राइस होंगे। बनाना किलोज़ में नहीं आते, इसके लिए कोई और पैरामीटर होगा आपके पास, वो होता है डज़न्स का, तो उसमें फिर आप डज़न्स में डील कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एक जेनेरिक सी एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि आप जब भी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में एप्पल भी हो सकता है, बनाना भी हो सकता है, मेलन भी हो सकता है। ठीक है? और एप्पल का भी वेट होगा, तो एप्पल का प्राइस भी होगा, बनाना का वेट भी होगा, तो बनाना का प्राइस भी होगा, मेलन का वेट होगा, तो मेलन का प्राइस भी होगा। या आप इसको इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये हिस्सा आपने पहले अलग से लिखा, जो कि ज़्यादा रिकमेंडेड है। ये है स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन, ठीक है? और फिर ये बाद में मैंने इसके वेरिएबल्स को क्रिएट कर लिया। प्रोडक्ट टाइप का एप्पल, और चाहूँ तो एक लाइन में भी कर सकता हूँ, प्रोडक्ट टाइप का बनाना एंड मेलन। ये वाला राइट साइड वाला मेथड रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें मैंने बाद में प्रोडक्ट क्रिएट किए हैं। पहले प्रोडक्ट का एक स्ट्रक्चर बना दिया, ब्लूप्रिंट दे दिया कि प्रोडक्ट में वेट होगा और प्राइस होगा। फिर प्रोडक्ट से मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको नाम दिया एप्पल, और एप्पल के अंदर दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई, वेट भी आ गया और उसका प्राइस भी आ गया। फिर इसी तरह मैंने बनाना बनाया प्रोडक्ट से, तो उसमें भी वेट भी आ गया, प्राइस भी आ गया। मेलन बनाया तो उसमें भी वेट भी आ गया, प्राइस भी आ गया। जबकि इस वाली एग्जांपल में अगर बात की जाए तो ये जो मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन की थी, तो इसमें मैंने एक्चुअली ग्लोबल, यानी जब मैं डिक्लेयर कर रहा था तभी मैंने उसके साथ कुछ प्रोडक्ट क्रिएट भी कर दिए, और ये प्रोडक्ट ग्लोबल स्पेस में क्रिएट हो गए। और मैंने बताया शुरू से, मैं आप लोगों को डिस्करेज कर रहा हूँ कि ग्लोबल स्पेस में वेरिएबल डिक्लेयर ना करें। ठीक है, वो इतना सिक्योर नहीं होता। ठीक, तो अभी और एग्जांपल कुछ सामने आएगी तो उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बता दूंगा।
जैसे अभी सिंटेक्स पे बात कर रहे हैं कि इस तरीके से किया जा सकता है। और स्ट्रक्चर नेम इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट नेम कैन बी सेट एज वैलिड आइडेंटिफायर फॉर ऑब्जेक्ट वेरिएबल ऑफ दैट टाइप। अच्छा ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको भी ऊपर बता दी है, तो वर्ड्स में कंफ्यूज ना हो। कोई एग्जांपल आती है तो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा चलें यहाँ पे बल्कि समझा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि से अगर मेरे पास इस एग्जांपल्स की बात की जाए, ये जो भी है, तो इसमें होगा क्या कि मेरे पास मेमोरी है एक, ठीक है, और मेमोरी में मैं फ़िलहाल चलें एप्पल की बात कर लेता हूँ। तो एप्पल नाम का एक यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, ठीक है, इसका नाम मैं ले लेता हूँ, ये एप्पल है मेरे पास, ठीक है। अब जब एप्पल नाम का मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था प्रोडक्ट, और उसकी टाइप है प्रोडक्ट, और उसको मैंने नाम दे दिया एप्पल। तो एप्पल में जब मेरे पास मेमोरी एलोकेट होगी तो मेमोरी में मेरे पास एक सेल नहीं होगा, बल्कि मेमोरी में मेरे पास, चूंकि एप्पल कोई फंडामेंटल टाइप नहीं है, ना इंटीजर ना कैरेक्टर ना फ्लोट, बल्कि इसकी डेटा टाइप क्या है, प्रोडक्ट। और अगर प्रोडक्ट को देखा जाए तो प्रोडक्ट के अंदर दो सेल्स मौजूद हैं, यानी इसके अंदर इस तरीके से दो सेल बने होंगे, एक ये, ठीक है, और दूसरा सेल एक और आ गया आपके पास ये। तो इसके अंदर दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो एप्पल ने एक्चुअली मेमोरी में बज़ाहिर तो एक आउटर शेल लिया जिसकी डेटा टाइप है प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर दो सब सेल्स मौजूद हैं, और पहले से सेल के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, पहले सेल के अंदर जो चीज़ स्टोर होगी वो हुआ होगा इसका वेट, ठीक है, वेट, और दूसरे सेल में जो चीज़ इसकी स्टोर होगी वो होगा इसका प्राइस। तो जब भी मैं प्रोडक्ट टाइप की कोई चीज़ भी डिक्लेयर करूँगा तो उसमें ये दो दो चीज़ें हमेशा स्टोर होंगी। से मैं अब एप्पल के बाद करता हूँ बनाना, तो बनाना के लिए भी क्या होगा, एक बड़ा सा सेल कहीं मेमोरी में बनेगा और उसके अंदर क्या होगा, दो स्पेसेस एक्चुअली बनेंगे, एक बनेगा वेट के लिए और एक बनेगा मेरे पास प्राइस के लिए। से ये सिचुएशन आ गई मेरे पास ये वाली कि मैंने एक और मेमोरी में क्रिएट किया और उसका नाम है बनाना। तो बनाना ने भी मेमोरी में स्पेस लिया, बनाना ने भी, चलो ठीक है, बस इतना बनाना काफ़ी है, इतना स्पेस मेमोरी में उसने लिया है, लेकिन उसके अंदर दो फील्ड्स आएंगी, एक चीज़ आएगी वेट और एक चीज़ आएगी उसका प्राइस। तो जब भी मैं प्रोडक्ट टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा या मेंबर क्रिएट करूंगा, सॉरी ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करूंगा, मेंबर तो इसके अंदर है, तो हर ऑब्जेक्ट के पास दो दो मेंबर्स होंगे, वेट एंड प्राइस, ठीक है, वेट एंड प्राइस। तो थोड़ी सी मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बात समझा दी कि इससे पहले तक जब भी हम मेमोरी में कोई नाम असाइन करते थे तो एक नाम एक सेल को ही बिलोंग करता था, ठीक है। फिर हमने एरे पढ़ा तो एरे में क्या हुआ, एक नाम मल्टीपल सेल्स को बिलोंग कर रहा था, लेकिन उसमें भी फिर अगर देखा जाए तो उसमें इंडेक्सेस की बेस पर हर इंडेक्स सिर्फ एक ही सेल को बिलोंग करती थी। यानी इंडेक्स 0 पर एक ही सेल आएगा, इंडेक्स 1 पर एक ही सेल आएगा, इंडेक्स 2 पे एक ही सेल आएगा एंड सो ऑन। जबकि यहाँ पे एक नाम है एप्पल और ये एक सेल को बिलोंग नहीं कर रहा, बल्कि दो उसके अंदर सब सेल्स मौजूद हैं, ये उसको बिलोंग कर रहा है। तो इसमें आप एक नाम के साथ मल्टीपल मेमोरी सेल एलोकेट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो उन दोनों सेल्स का साइज सेम यानी ज़रूरी नहीं है वेट और प्राइस इंटीजर ही हो या फ्लोट ही हो सकता है कोई करेक्टर टाइप की इसमें फील्ड आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें आपके पास ये फ्रीडम है कि मल्टीपल सेल एक नाम के साथ असाइन हो सकते हैं, और सबका साइज सेम नहीं होगा क्योंकि सबकी डेटा टाइप का सेम होना ज़रूरी नहीं है। ठीक, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करता हूँ नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो इसकी एक हमारे पास एक रियल एग्जाम्पल मौजूद है। कह रहे हैं प्रोग्राम टू मेक डेटाबेस ऑफ अ की स्टूडेंट फॉर स्कॉलरशिप स्कीम यूजिंग फीचर ऑफ स्ट्रक्चर। अब चूंकि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपका स्टूडेंट के साथ कुछ जो हैं आपके एट्रीब्यूट्स हैं जो की मेंटेन करता है। यूँ कह लें कि अगर आप अपने आईडी कार्ड पे भी देखें तो कुछ चीज़ें तो गिवन होती हैं। जैसे आपके आईडी कार्ड पे आपका नाम होता है, यानी हर स्टूडेंट का एक नेम होगा, फिर हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है तो डेफिनेटली इसमें आपके पास जो इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही है स्टूडेंट की उसमें आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो मार्क्स भी चाहिए मुझे, स्टूडेंट का नेम भी चाहिए मुझे, स्टूडेंट का रोल नंबर भी चाहिए। अब अगर अब अगर मैं इसको इस तरीके से स्टोर करूं कि अलग से एक वेरिएबल बना लूं करेक्टर, या मैं इससे लिख लेता हूँ, इसके लिए मैं ये कर लेता हूँ एक अलग से वेरिएबल बना लूँ char, ठीक है, और उसे नेम दे दूँ और उसको एरे ले लेता हूँ और कहता हूँ उसे उसमें आ जाएंगे भाई 20 का इसका नेम आ जाएगा। ये मैंने एक कर लिया। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे उसका रोल नंबर स्टोर करना, मुझे पता है रोल नंबर इंटीजर होता है तो मैं रोल नंबर उसका इसमें स्टोर कर लेता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे उसकी मार्क्स चाहिए, तो मैं कहता हूँ ठीक है मार्क्स फ्लोट भी हो सकते हैं, मैं उसके मार्क्स फ्लोट में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मली मैं ये काम इस तरीके से करता आया हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या मसला है, इसमें ये मसला है कि ये काम बहुत अच्छा है जब मेरे पास स्टूडेंट एक ही हो। ठीक है, जब मेरे पास स्टूडेंट एक ही हो तो बस ठीक है, मैंने नाम रोल नंबर और मार्क्स कर लिए। लेकिन इशू ये आ सकता है कि मेरे पास स्टूडेंट हो सकता है एक से भी ज़्यादा हो, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टर नेम, और फिर करना पड़ेगा नेम को 2 देना पड़ेगा, फिर इसको भी 20 देना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी रेडंडेंसी भी आना शुरू हो गई है। इंट रोल नंबर 2 देना पड़ेगा हर जगह, मतलब मुझे अपने वेरिएबल के नेम्स को कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। और ये सिर्फ मैंने 2 वेरिएबल के लिए लिखा है। जब स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है तो आप अकेले स्टूडेंट से तो डील नहीं करेंगे, आपके पास तो मल्टीपल स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो जब मल्टीपल स्टूडेंट होंगे तो ऐसे से 50 स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, तो वेरिएबल के नाम देखें तो 50 नेम करके हैं, 50 रोल नंबर करके हैं और 50 मार्क्स करके हैं। अब इसमें इस बात की क्या गारंटी है कि आप टाइपिंग करते वक्त ये गलती नहीं करेंगे कि हो सकता है आपने प्रिंट कराना था प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ में आपने कराना है परसेंट से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आपने कराना है परसेंट एस, परसेंट डी और परसेंट एफ। लेकिन जब आप प्रिंट करा रहे थे तो आपने यहाँ पे तो लिखा नेम ऑफ 3, ठीक है, और फिर जब आप कहते हैं उसके मार्क्स करा रहे थे तो आपने लिखा मार्क्स नाम रोल नंबर ऑफ 3। लेकिन जब आप लिखने लगे मार्क्स तो आपने गलती से 2 3 प्रेस कर दिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपने गलत डेटा प्रिंट करा दिया, आपने नाम भी 3 का प्रिंट कराया, रोल नंबर भी 3 का प्रिंट कराया, लेकिन आपने मार्क्स में गलती से 3 2 मरतबा दबा दिया तो 33 हो गया। अपेरेंटली प्रोग्राम चलेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है वो गलत डिस्प्ले हुआ है, इसमें एक लॉजिकल इशू आ गया। और ये इशू क्यों आ गया, क्योंकि ये सारे वेरिएबल ओपन पड़े हुए थे। आप गलती करेंगे तो गलत किसी और का डेटा भी प्रिंट हो सकता है, क्योंकि इनमें ऐसे इस वक्त ओपन पड़े हुए हैं। यानी अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, ड्रॉ करके थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि इसे नेम जो है आपका यहाँ अलग से पड़ा हुआ है, ठीक है, और मेमोरी अगर ये पूरी मेमोरी है, से ये एक बड़ी सी मेमोरी है, मेमोरी में नेम यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, नेम 1, और रोल नंबर कहीं इसका मेमोरी में यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, अलग जगह पे। और फिर इस स्टूडेंट की मार्क्स की बात करें तो मार्क्स यहाँ पड़े हुए कहीं, ठीक है। फिर दूसरे स्टूडेंट की बात करें तो दूसरे स्टूडेंट का हो सकता है कि उसका नेम इसके साथ कहीं पड़ा हुआ हो, दूसरे स्टूडेंट का नेम यहाँ पड़ा हुआ है, मार्क्स उसका कहीं और इतना दूर पड़ा हुआ हो सकता है, और उसका रोल नंबर हो सकता है इसके नाम के साथ इधर पड़ा हुआ हो, इसके मार्क्स के साथ पड़ा हो। तो कहीं पे भी आ सकता है, मेमोरी में तो आपके इख्तियार में नहीं है, कोई भी चीज़ कहीं पे भी प्लेस हो सकती है। फिर इसी तरह तीसरे स्टूडेंट में ये मसला हो सकता है कि मेमोरी में फिर इसके साथ जो है भाई नेम यहाँ पड़ा हुआ है और मार्क्स इधर पड़े हुए हैं तो नेम इधर हो सकता है, और रोल नंबर हो सकता है इसके साथ, हो सकता है कहीं पे भी हो, मैं इसके साथ, तो कोई भी रैंडम सिचुएशन आ सकती है। तो अब आप बताएं कि इसमें पॉसिबिलिटी है ना कि मैं गलत नेम को गलत रोल नंबर के साथ रीड कर दूं, यानी ब्लू वाले के साथ मैं ग्रीन को रीड कर दूं, ग्रीन वाले के साथ मैं रेड को रीड कर दूं,
देयर इज अ चांस ऑफ इट, क्योंकि मेरे सारा डेटा जो है बिल्कुल ओपन में पड़ा हुआ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसे बता रही हो कि ये सब डेटा स्टूडेंट 1 का ही है, या ये स्टूडेंट 2 का ही है, या स्टूडेंट 3 का ही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये है कि मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ कि एक और सर्कल ले लेते हैं। अब स्ट्रक्चर से अगर ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ऐसे सॉल्व होगी कि मैं एक सर्कल बनाऊँगा, उसके अंदर ये बड़ा मेमोरी सर्कल है और उसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर आ गया, और उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। ये आ गया मेरे पास नेम का, ये आ गया मेरे पास रोल नंबर का, और ये आ गया मेरे पास मार्क्स का। ठीक है? नेम अच्छा छोटा है तो दिखाई ना दे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये रोल नंबर है और ये मेरे पास मार्क्स है। लेकिन अपैरेंटली ये मुझे कुछ इमोजी बनती दिखाई दे रही है, लेकिन है नहीं। ठीक है, फिर इसी तरह जब दूसरे स्टूडेंट की बात करी तो मैंने उसका अलग से सेव कर लिया, यानी उसके एक आउटर शेल लगा लिया। और उसमें क्या है, ये आ गया, मैंने कहा भाई ये आ गया रोल नंबर, ये आ गया नेम, और ये आ गया मार्क्स। तो अगर आप इन दोनों इमेजेस को कंपेयर करें तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि इसमें मिक्स होने के चांसेस बहुत कम है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन से व्यू पॉइंट से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताएं कि कौन सा मोर ऑर्गेनाइज है और किस में गलती होने के चांसेस कम है। तो आप इसका जवाब मुझे बताइए कि ये जो दोनों मैंने सर्कल्स बनाए हैं, इसमें किस में गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं और किस में कम है। जी क्लास। किस में ये चांसेस हैं कि मैं एक दूसरे का डेटा मिक्स कर दूंगा और किस में चांसेस कम हैं, किस में ज़्यादा है। तो आपके ख्याल में ये जो मैंने पहले टॉपिक सर्कल सा बनाया बड़ा सा रेड वाला, और इसमें सब डेटा मिक्स हुआ हुआ है, जब इधर उधर पड़ा हुआ है, वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, या ये नीचे वाला सर्कल जिसमें मैंने येलो से बनाया और उसके अंदर 3 सब सर्कल्स हैं, यानी सब कंटेनर्स हैं, और फिर उसके अंदर 3 सब फील्ड्स हैं, कौन सी बेटर डेटा ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच है? एनीवन? क्लास, आर यू विथ मी? काशान आप बताइए कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेहतर है? ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, बात होपफुली समझ में आ गई होगी कि नीचे वाली अप्रोच ज़्यादा बेहतर है डेटा को अरेंज करने के लिए, और मैंने कलर अलग अलग इसलिए यूज़ किए ये बताने के लिए कि रेड वाला डेटा सिर्फ रेड को बिलोंग करता है, ग्रीन वाला सिर्फ ग्रीन को बिलोंग करता है, और ब्लू वाला सिर्फ ब्लू को बिलोंग करता है। तो अब जब अगर मैं एक्सेस करूँगा से मुझे रेड वाला डेटा चाहिए, और तो जब मैं प्रिंट एफ फंक्शन लगाऊंगा तो मैं इस शेल पे लगाऊंगा, और इस शेल से मुराद है कि मैं यहाँ पर जाऊँगा डायरेक्ट, यानी इस शेल को अगर मैं ट्रेस करूँगा तो इससे रिलेटेड अगर जब भी मैं डेटा प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे कोई ऐसा चांस नहीं है कि मैं ये वाला डेटा प्रिंट कर दूँ। हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इस वक़्त प्रिंट कर रहा हूँ इस रेड वाले शेल को, तो जब भी मैं प्रिंट करूँगा वो ये चीज़ें प्रिंट होंगी। तो सही डेटा मेरा प्रिंट होगा, गलत डेटा प्रिंट नहीं होगा, जैसे कि ऊपर मैंने सिनेरियो बताया, इसके आने के चांसेस कम है। फिर जब मैं ग्रीन वाले से डील कर रहा हूँगा, तो जब भी मैं प्रिंट करूँगा तो वो सारा डेटा रिलेटेड ग्रीन वाला ही प्रिंट होगा, क्योंकि वो सब एक साथ अरेंज हुआ हुआ है। तो मुझे इस तरीके से अरेंज करना है इन प्रोग्रामिंग, यानी प्रोग्रामिंग में मैं कुछ ऐसा करूँ कि डेटा ऐसे अरेंज हो जाए कि सब साथ-साथ हो। तो सब साथ-साथ अरेंज करने का तरीका जो है वो ही कहलाता है स्ट्रक्चर। ठीक है? थोड़ी देर पहले भी मैंने बैग की एग्ज़ाम्पल दी, सबको एक साथ अरेंज करने का तरीका ही कहलाता है स्ट्रक्चर। तो मैं क्या करूँगा कि एक स्टूडेंट नाम का मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और उस ऑब्जेक्ट का नाम है एस। जब भी मैं डिक्लेयर करता हूँ तो मैंने बताया था कि स्ट्रक्ट हमारी मजबूरी है, सी में हमें हर मर्तबा लिखना पड़ता है, लेकिन बाकी आगे की जो लैंग्वेजेज़ आई हैं उसमें ये स्ट्रक्ट बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सी में आप जब भी अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे तो ये हिस्सा आपको लिखना ही लिखना है। और ये एक्चुअली आपने उसकी एक
कॉपी क्रिएट की है, ये चीज़ है जो आपके काम आएगी। आपने एस क्रिएट किया, अब एस के अंदर 3 चीज़ें हैं, मार्क्स भी हैं, रोल नंबर भी है और नेम भी है। तो आपने मैसेज दिया एंटर इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। तो जब आप अपने नेम, ज़ाहिर सी बात है एंटर नेम कहा तो आप लिखेंगे सिंपली एस डॉट नेम। इसमें हर वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका होता है डॉट नोटेशन। इसमें आप इंडेक्सेस यूज़ नहीं करते बल्कि डॉट नोटेशन यूज़ करते हैं। यानी आप लिखते हैं अपने एस जो आपके नेम है स्ट्रक्चर का, आपने अभी अभी क्रिएट किया, जैसे पीछे हमने एप्पल बनाना क्रिएट किया तो यहाँ पे हमने एस क्रिएट किया। तो एस मेरे स्ट्रक्चर का नेम है, यानी जब भी मैं एस की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ ये वाले बाहर वाले सर्कल की, ये वाला सर्कल। अब एस में से मुझे कौन सी फील्ड चाहिए? एस में से मुझे नेम वाली फील्ड चाहिए तो डॉट लगा के मैं लिख दूँगा आगे नेम। मुझे मार्क्स वाली फील्ड चाहिए तो मैं लिख दूँगा डॉट लगा के मार्क्स। मुझे रोल नंबर वाली फील्ड चाहिए तो मैं डॉट लगा के लिख दूँगा रोल नंबर। तो सब फील्ड को एक्सेस करने का तरीका ये है। तो याद रहे कि ये जो बाहर वाला सर्कल है ये इस वक़्त कहला रहा है एस, और अंदर वाली चीज़ों को तो मैंने पहले से नाम दिए हुए ही हैं, रोल नंबर, मार्क्स और नेम के। ठीक है? तो ये बाहर वाला सर्कल, ठीक है? बिल्कुल बाहर वाला नहीं, ये जो रेड में बाहर बना हुआ है ये एस है, यहाँ पे जो ग्रीन में बना हुआ है ये एस है, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल के लिहाज़ से। और चूँकि मैं स्कैनएफ कर रहा हूँ, तो स्कैनएफ में एड्रेस ऑपरेटर आता है, तो मैंने एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया। तो अब जब भी मैं कुछ इनपुट लूँगा, वो जाके किस चीज़ में सेव होगा? एस की नेम वाली फ़ील्ड में, ठीक है? तो जब मैं इनपुट इस तरीके से ले रहा हूँ, तो एस की नेम वाली फ़ील्ड में इनपुट आएगा। जब रोल नंबर ले रहा हूँ, तो एड्रेस ऑपरेटर लगा हुआ है एस की रोल नंबर वाली फ़ील्ड में, तो वो इसमें इनपुट आ जाएगा। फिर मैं दोबारा से इसमें कर रहा हूँ, तो ये एस की मार्क वाली फ़ील्ड में इनपुट आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आप स्कैनफ से भी इनपुट ले सकते हैं नेम, और गेट से भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और फिर सिंपली बस मैं इस एग्जांपल में क्या करूँ, इनपुट लेने के बाद प्रिंट करूँगा तो वेरीफाई हो जाएगा। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो देखें एस डॉट नेम लिखा है, मैंने एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया। रोल नंबर करना है तो एस डॉट रोल नंबर लिखा है और एस डॉट मार्क्स लिखा है, और मार्क्स में ये 0.2F लिखा है। इसका मतलब आपको पता ही है क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, बाकी मैं प्रिंट नहीं कराना चाह रहा। तो ये एग्जांपल समझ में आई स्ट्रक्चर की, और डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट मैंने पहले क्रिएट किया होगा। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट क्या होगा? स्ट्रक्ट स्टूडेंट का मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्रिएट हुआ होगा यहाँ पे। इससे पहले मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट क्रिएट किया होगा और वो कुछ ऐसे होगा कि मैंने लिखा होगा struct स्ट्रक्ट student स्टूडेंट। फिर उसके बाद मैंने ब्रेसेस लगाए होंगे और उसके बाद एक एक करके मैंने इनको देना शुरू कर दिया, यानी char नेम, और उसको मैं कोई भी साइज़ दे सकता हूँ, लेकिन वो साइज़ देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन है। और फिर अलग लाइन में मुझे लिखना पड़ेगा int रोल, ठीक है? नहीं लिखा हुआ है। और फिर मुझे अलग लाइन में लिखना पड़ेगा फ्लोट, क्योंकि मैं परसेंट एफ कर रहा हूँ तो इसका मतलब फ्लोट, मार्क्स मेरे पास फ्लोट हैं, और दैट्स इट। ये करना है। और ये वाली लाइन जो अभी मैंने लिखी है ये आएंगी मेरे मेन फंक्शन से पहले। ये वाली लाइन जो आएंगी मेरे मेन फंक्शन से पहले टॉप पर आ जाएंगी, यानी यहाँ पर आ जाएंगी, इस जगह पर। ये लाइंस मेरी मेन फंक्शन से पहले आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे इतनी क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, चलिए खैर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ सब, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल क्लियर होगी। स्ट्रक लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है स्ट्रक, बाद में मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसे आ जाएगा। ये जो लाइन आई है स्ट्रक वाली, ये मेन फंक्शन से पहले आएगी, क्योंकि डिक्लेरेशन पहले होती है, उसके बाद ही मैं उसे कंज्यूम कर सकता हूँ या यूज़ कर सकता हूँ। और ये इसका एक सैंपल आउटपुट भी है, एंटर इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स से ये नाम एंटर किया गया, ये रोल नंबर एंटर किया गया, ये मार्क्स एंटर किए गए, तो इसका आउटपुट ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लास? पहले इस एग्जांपल में बता दें कि सिंटेक्स समझ में आया कि मैं डॉट नेम लिख के कैसे एक्सेस कर रहा हूँ, डॉट रोल नंबर लिख के कैसे एक्सेस कर रहा हूँ। सिंटेक्स से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर है तो काइंडली एक्नॉलेज, ताकि फिर मैं अगले एग्जांपल पे चल सकूँ। जी क्लास,
क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए बात। तो इसमें क्या है, आप प्रोग्राम टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक चीज़ होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर से आपको मैथमेटिक्स में डील करना पड़ जाता है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कंप्यूटर से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपके पास प्रोग्राम है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप मैथमेटिक्स को कंप्यूटर पर ऑटोमेटिकली टेस्ट कर सकते हैं, आपके आंसर भी टेस्ट कर सकते हैं और वो सब काम जो आपको मैनुअली करने पड़ते हैं आप उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही है और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि एक रियल सिनेरियो आपके पास कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। अब आपके पास अगर देखा जाए तो सी लैंग्वेज में इस वक्त कोई ऐसी फीचर नहीं है या कोई ऐसी डेटा टाइप नहीं है जो कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट ले सके। आप या तो इंटीजर नंबर या होल नंबर इनपुट ले सकते हैं या एक फ्लोटिंग ले सकते हैं या कैरेक्टर ले सकते हैं या मल्टीपल कैरेक्टर मिला के एक स्ट्रिंग ले सकते हैं। लेकिन आप कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट नहीं ले सकते यूज़र से, या कोई ऐसी डेटा टाइप नहीं है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कर सकते। लेकिन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास सी में ये फीचर है कि हम अपनी मर्ज़ी की डेटा टाइप बना सकते हैं यूज़िंग स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पे यही किया, मैंने स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखा और एक डेटा टाइप खुद ही बना दी, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स। मैंने डिफाइन कर दिया कि कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं इंटीजर टाइप के दो कहना चाहिए कि मेंबर्स रखूँगा या सब फील्ड रखूँगा और एक का नाम होगा रियल पार्ट और एक का नाम होगा इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने ये डिक्लेयर करके बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नाम का मैंने एक शेल बना लिया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नाम का मेरे पास बॉक्स है, ये एक डेटा टाइप होगी मेमोरी में और इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाएँगी, एक चीज़ आ जाएगी मेरे पास रियल आ जाएगा और दूसरी चीज़ जो है मेरे पास इमेजिनरी आ जाएगी, ये मैंने बता दिया। ठीक है, रियल और इमेजिनरी मैंने बता दिया कि ये मेरे पास अब मेमोरी में जब भी मैं कॉम्प्लेक्स लिखूँगा तो इसका मतलब है ये और इसका मेमोरी में ये बॉक्स बनेगा। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसका साइज़ क्या होगा? बॉक्स तो बन गया, अब अगर कोई भी डेटा आ रहा है तो उसका कोई ना कोई साइज़ होगा, हर डेटा टाइप का साइज़ होता है तो मेरी बनाई हुई डेटा टाइप का साइज़ भी होगा। तो आप लोगों से सवाल मेरा ये है कि जब भी मैं ये कॉम्प्लेक्स नाम का बॉक्स बनाऊँगा तो मेमोरी में रियल इमेजिनरी करके इस तरीके से बॉक्स बनेंगे। तो आप बताइए ज़रा इसका साइज़ क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है कि इसका साइज़ क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स जब भी मैं मेमोरी में जगह घेरेगा तो कितनी बाइट्स ऑक्युपाई करेगा? जी, माज़ आप हैं हमारे साथ, बता सकेंगे कितनी साइज़ लेगा? माज़ से क्वेश्चन है कि माज़ ये कॉम्प्लेक्स नाम का वेरिएबल जब मैं डिक्लेयर करूँगा तो ये कितना साइज़ लेगा मेमोरी? अच्छा, और रमशा हैं हमारे साथ, तो रमशा से भी मैं जानना चाहूँगा, रमशा ये मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्युपाई करेगा? अच्छा, रमशा नहीं है शायद हमारे साथ आज, तो मैं रैंडम किसी को पिक करता हूँ। हैं तो सही रमशा, रमशा 8 कह रही हैं लेकिन मेबी के साथ। और कौन है हमारे पास? फ़हाम आप बताएँगे? मुझे इसके अलावा फ़हाम से आंसर चाहिए और सादिया से आंसर चाहिए कि हाउ मैनी बाइट्स इट विल ऑक्युपाई इन मेमोरी। फ़हाम एंड सादिया हैं आप लोग हमारे साथ? पार्टिसिपेंट्स में तो हैं लेकिन क्या मेंटली भी हैं? 7 कैसे कह सकते हैं? चलें अभी इस पे भी पूछते हैं। 8 और 7 यानी गेसेज़ हैं। गेसेज़ का मतलब है कि फ्लूक, फ्लूक की यहाँ पे कोई बात नहीं है। इसका सही आंसर है 8
और इसका सही आंसर 8 इसलिए है कि देखें जब आपको पता है रियल की डेटा टाइप भी इंटीजर है तो वो भी 4, इमेजिनरी की डेटा टाइप इंटीजर है तो वो भी 4। तो जब मैं आपसे पूरे बॉक्स का साइज पूछ रहा हूँ तो आप अंडरस्टूड सी बात है। इट्स लाइक कि मैंने आपको बोला कि आपके पास एक जग है, ठीक है। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि से उसमें आप मिला दें 3 kgs ऑफ मिल्क एंड 1 kg ऑफ वाटर, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि टोटल जग में कितने लीटर लिक्विड है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? ठीक है, एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ कि एक जग में अगर आपके पास 3 लीटर मिल्क है और 1 लीटर आपने उसमें पानी मिला दिया, तो अब आपसे पूछा जाए कि जग में कितना लीटर लिक्विड है, तो आप कहेंगे 4। ठीक है। ओवरऑल वेट यही होता है ना कि इंडिविजुअल वेट्स कंपोनेंट को ऐड कर दें तो टोटल वेट्स आ जाते हैं। तो इसमें भी वही बात है कि जब आप रियल और इमेजिनरी का वेट ऐड कर देंगे तो आपको किसका वेट मिल जाएगा? कॉम्प्लेक्स का वेट मिल जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है तो सम ऑफ रियल वेट एंड इमेजिनरी का वेट है, यानी रियल का साइज प्लस इमेजिनरी का साइज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स का साइज। बात समझ में आई शारिक? कॉम्प्लेक्स का साइज ही पूछा था मैंने और कॉम्प्लेक्स का साइज है 4 + 4 8। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का साइज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दो नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो वो सम जितने भी हों, अभी तो सिर्फ दो हैं और दोनों का साइज 4 था, 4 + 4 8। अगर और होते तो मजीद ऐड कर देता और इसका वेट बढ़ता जाता। अच्छा चलें, आगे बढ़ने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, आप लोगों को इसी पे टेस्ट कर लेता हूँ। आप लोग मुझे बताएं, जो भी हमने पिछली एग्जांपल की है, इसमें स्टूडेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास ना, तो इस स्टूडेंट का वेट कितना होगा, यानी स्टूडेंट कितना साइज लेगा? स्टूडेंट का साइज बता दें मुझे। फिर वही कहूँगा, फ़हाम और सादिया आप लोग हैं हमारे साथ? शारिक आप बताइए स्टूडेंट का साइज क्या होगा? तो फ़हाम बताइए, फिर आंसर कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर? शारिक आप भी बताइए। और किसी को अगर इसका आंसर आता है तो वो भी वेलकम, मोस्ट वेलकम, बताना चाहे तो बता सकता है कि इस स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर का साइज क्या होगा इन मेमोरी। देखिए बड़े सिंपल सा है। करेक्टर का साइज मेरे पास होता है 1 और मेरे पास टोटल इधर कितने करेक्टर हैं? 50। तो मैं इसको सिंपली 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये तो आ जाएगा मेरे पास 50 ही आ जाएगा। और 50 के बाद नीचे वाली जो चीज़ें उनका साइज़ कितना है? इंटीजर का साइज़ भी 4 है मेरे पास, कंपाइलर डिपेंडेंट 32 बिट, और फ्लोट का भी मेरे पास है 4, कंपाइलर डिपेंडेंट, सिंगल प्रिसीशन में मेरे पास 4 ही होता है। तो टोटल मेरे पास 58 आ जाएगा इसका साइज़। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रक्चर का साइज़ निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, और ये मैं साइज़ पे बात क्यों कर रहा हूँ, इसका आपको थोड़ी देर बाद या अगले लेक्चर में पता चल जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। साइज़ पे बात हो गई, बहुत एग्जांपल देख लेते हैं। हम कर रहे थे कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो पहले तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिक्लेयर कर लिया कि भई इस तरीके से बना सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉपीज़ समझ लें क्रिएट की, कितनी? 3। यानी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए मैंने, एक ए नाम का लिया, बी नाम का लिया, सी नाम का लिया। तो अब मेमोरी में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएँगे, ए, बी एंड सी। ए के अंदर भी रियल इमेजिनरी पार्ट होगा, बी के अंदर भी रियल इमेजिनरी पार्ट होगा, सी के अंदर भी रियल इमेजिनरी पार्ट होगा। और एबीसी से पहले जो मैंने लिखा है स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, वो तो समझने मुझे लिखना ही पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स मेरे स्ट्रक्चर का नेम है और स्ट्रक्ट मेरी मजबूरी है, कीवर्ड है, मुझे सी की लिमिटेशन है, लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो सिर्फ ये एक्चुअली मेरे काम का है। कॉम्प्लेक्स टाइप के मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, ए बी सी। स्ट्रक्ट सिंटेक्स का पार्ट है, तो बस मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब मैंने यूज़र से कहा एंटर। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में जब मैंने स्कैनएफ किया तो देखिए मैंने ए के रियल में और ए के इमेजिनरी में इनपुट ले लिया। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे ए जो है वेरिएबल का नेम है और एड्रेस ऑपरेटर बता रहा है मैं स्कैन कर रहा हूँ। फिर मैंने यूज़र से बोला कि भाई दूसरा आप
इमेजिनरी नंबर एंटर करें तो बी मेरा वेरिएबल का नेम है बी के रियल में और बी के इमेजिनरी में मैंने इनपुट ले लिया। अब अगर मुझे सम करना है तो सम क्या करूँगा? रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दूँगा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड कर दूँगा। यानी आगे का स्टेप क्या होगा मेरा सिंपली कि ए डॉट रियल प्लस बी डॉट रियल इक्वल्स टू सी डॉट रियल। सिंपल, सी में मैं रिजल्ट स्टोर करने वाला था तो सी के रियल पार्ट में क्या आ जाएगा? ए के रियल पार्ट और बी के रियल पार्ट का सम, और सी जो कि मेरा रिजल्टेंट है इसके इमेजिनरी में क्या आ जाएगा? ए के इमेजिनरी पार्ट और बी के इमेजिनरी पार्ट का सम। ठीक है, तो अब सी रियल में मेरा आंसर आया हुआ है दोनों का, यानी सम ऑफ दोनों रियल पार्ट्स, और सी के इमेजिनरी में मेरा आया हुआ है सम ऑफ दोनों के इमेजिनरी। तो अब मुझे क्या करना है? डिस्प्ले कराना है रिजल्ट। अब डिस्प्ले कराने से पहले मैंने एक चीज़ चेक कर ली। मैंने ये चेक किया कि इमेजिनरी का जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है या लेस देन है। अगर तो वो ग्रेटर देन है तो डिस्प्ले कराते वक्त मुझे बीच में प्लस का साइन शो करना है, क्योंकि रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी डिस्प्ले कराता हूँ तो रियल प्लस माइनस इमेजिनरी और उसके साथ मैं लगाता हूँ ये आयोटा। ठीक है, आयोटा का साइन शो होता है इमेजिनरी के साथ। तो मैंने प्रिंट कराते वक्त प्लस का साइन खुद ही से लिख दिया बीच में और आयोटा भी लगा दिया, तो वो एज इट इज आउटपुट पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा इमेजिनरी पार्ट लेस देन जीरो है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट मेरा नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है इमेजिनरी पार्ट तो मुझे यहाँ पे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव साइन यहाँ पे खुद ब खुद अपेयर हो जाएगा, क्योंकि नंबर नेगेटिव है। और आयोटा मैंने इसमें भी लगा दिया। तो अगर नंबर नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट मेरा नेगेटिव है, तो मुझे माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन प्लस का साइन तो लिखा नहीं जाता, तो मैंने एक्सप्लिसिटली लिख के दिखा दी। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, से ये मेरा सैंपल इनपुट है। यूज़र से बोला गया कि आप एंटर करें पहला इमेजिनरी नंबर। अच्छा, इसमें इस तरीके से इनपुट लिया हुआ है ए प्लस आयोटा बी। ये यूज़र का पर्सपेक्टिव है, ध्यान रहे यहाँ पे ए और बी वेरिएबल के नेम नहीं है, जो ब्लैक स्क्रीन पे आ रहे हैं यूज़र का पर्सपेक्टिव है। तो यूज़र के लिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस आयोटा डी। तो यूज़र जब वैल्यू एंटर कर रहा है तो उसके ज़हन में ये है कि पहले मैं रियल पार्ट में ए की वैल्यू एंटर कर रहा हूँ और इमेजिनरी पार्ट मेरा यहाँ पे बी है। तो यूज़र ने जो शुरू की दो वैल्यूज़ दी हैं वो ये 3 वाली एक्चुअली इस रियल में स्टोर हो रही है और ये 4 वाली इसके इमेजिनरी में स्टोर हो रही है। फिर जब दूसरे नंबर का 2 एंटर किया है तो वो इसके रियल में स्टोर हो रहा है और ये वाली वैल्यू जो है ये इसके इमेजिनरी में स्टोर हो रही है। ठीक है, और इवेंचुअली फाइनली मुझे चूंकि अगर सम करूं तो 3 + 2 = 5 और 4 + 1 = 5। 5 चूंकि पॉजिटिव नंबर है तो उस केस में मेरी इफ की कंडीशन ट्रू होगी और ये वाली लाइन प्रिंट होगी। तो आप देख सकते हैं बीच में प्लस लिखा आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया हुआ था बीच में। तो ये प्लस आ गया और आयोटा का साइन एंड में आ गया। और जाहिर सी बात है रियल पार्ट मैंने रियल की जगह पे पहले वाले पे आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट मेरा सेकंड वाले परसेंट डी पे सेकंड वाले पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं चाहूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अर्थमेटिक भी कर सकता हूँ। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम कोई नई नहीं है, ये आपके साथ चैप्टर 3 से, मेरे ख्याल से इफ एल्स वाला जो चैप्टर है तब से ही चलती आ रही है। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम आपके साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम या असाइनमेंट में मौजूद होती है और फिर वो हर थोड़े चैप्टर्स के बाद मॉडिफाई होकर आप लोगों के सामने आ जाती है। तो अब ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद है, तो अब आपने सोचना है कि इस स्ट्रक्चर के साथ अगर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ तो क्या बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकूँगा? क्योंकि उस वक़्त इससे पहले तक तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होती ही नहीं थी, तो इसको मैं नॉर्मली ही सॉल्व कर रहा था। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स, अगर इसमें कॉम्प्लेक्स की तो सिर्फ़ हमने एडिशन किए। कॉम्प्लेक्स की एक जो आपके पास एग्ज़ाम्पल थी वो थी कि रूट्स ऑफ अ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पे आपने बात करनी थी। तो आप उस प्रॉब्लम को भी यूजिंग स्ट्रक्चर और बेहतर बना सकते हैं। मे बी इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी वो क्वेश्चन हो। तो ये एग्जांपल समझ में आ गई आप लोगों को? ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस एग्जांपल को। प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, टाइम थोड़ा ऊपर हो रहा है तो मैं पेज को फास्ट करता हूँ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट के। एरे ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या है कि वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल कराई थी, उसमें मैंने बताया ना कि स्टूडेंट 1 भी हो सकता है, स्टूडेंट 2 भी हो सकता है, स्टूडेंट 3 भी हो सकता है, यानी स्टूडेंट कितने हो सकते हैं?
आपकी क्लास में से 50 स्टूडेंट है और 50 स्टूडेंट्स में से अगर मुझे डिसाइड करना है स्कॉलरशिप, तो फिर मुझे एरे बनाना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, टू मेक डेटाबेस ऑफ 10 किड्स स्टूडेंट फॉर स्कॉलरशिप स्कीम यूजिंग फीचर ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैंने बता दिया कि स्टूडेंट भाई मेरे पास 10 हो गए, तो उस प्रोग्राम में क्या चेंजेस होंगी, उस प्रोग्राम में चेंजेस क्या होंगी, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा, आपको कोई इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। आपने इससे पहले जब क्रिएट किया था तो आपने सिर्फ एस क्रिएट किया था, लेकिन अब मैं एस का एरे क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आप कह रहे थे कि एरे सेम डेटा टाइप का होता है या कोई स्ट्रक्चर डिफरेंट डेटा टाइप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मैं एरे किसका बना रहा हूँ, एरे में बना रहा हूँ स्टूडेंट का। स्टूडेंट एक ही डेटा टाइप है और एरे जो बनेगा वो स्टूडेंट का बनेगा। यानी अगर मैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहूँ तो मेमोरी में क्या होगा, इस तरीके से आपके पास मेमोरी है और उसके अंदर अगर मैं बॉक्सेस बना के आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहूँ तो एक बॉक्स है ये जो कि S0 रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरा बॉक्स है जो कि S1 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये वाला बॉक्स से S0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला बॉक्स S ऑफ 0 कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता था ना एरे में, S ऑफ 0, डजेंट मैटर अभी क्या है, लेकिन अभी मैं आपको एक काम की बात है सिखाने लगा। दूसरा वाला S ऑफ 1 कहलाता था, ठीक है, ये भी आपको पता है। तीसरा वाला S ऑफ 2 कहलाएगा, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता है, ठीक। लेकिन अगर आप लोग इस बात पे ध्यान दें कि एस की डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट। एस की डेटा टाइप क्या है, यानी ये पूरा का पूरा क्या है, इन तीनों की डेटा टाइप अगर देखी जाए या इस पूरे की डेटा टाइप देखी जाए तो वो है स्टूडेंट, STUDENT, इस पूरी की डेटा टाइप है स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि ये मेमोरी में स्टूडेंट की ही कॉपीज क्रिएट होंगी। यानी स्टूडेंट, अगर चलो मैं एक बात कहूँ कि साइज क्या है स्टूडेंट का, आपने मुझे बताया था अभी थोड़ी देर पहले सर साइज है इसका 58, इस बात को भी जहन में रखिएगा, साइज है इसका 58। जब यहाँ पे स्टूडेंट के बजाय मैं इंटीजर लिखता था तो इन सब की डेटा टाइप इंटीजर होती थी, लेकिन अब चूंकि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है तो इन सब की डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हर एस इसके अंदर एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के अंदर देखा जाए तो मेरे पास 3 सब फील्ड्स मौजूद हैं। तो इसके अंदर भी क्या होगा कि एक्चुअली एक सेल नहीं होगा, एक सेल के अंदर कितने सेल आ रहे होंगे, मेरे पास हर सेल के अंदर 3 सेल आ रहे होंगे। और पहला सेल जाहिर सी बात है किस चीज़ के लिए, नेम के लिए। दूसरा सेल मेरे पास किस चीज़ के लिए, रोल नंबर के लिए। और तीसरा सेल मेरे पास किस चीज़ के लिए होगा, मार्क्स के लिए। तो हर स्टूडेंट के अंदर, यानी S0 के अंदर भी 3 डेटा आ रहे होंगे, S0 का नेम, S0 का रोल नंबर, S0 के मार्क्स। फिर इसी तरह S1 के अंदर भी 3 सेल आ रहे होंगे, S2 के अंदर भी, मैं S1 में नहीं बता रहा ताकि मिक्स ना हो जाए, तो S2 के अंदर भी 3 सेल आ रहे होंगे, नेम, फिर रोल नंबर, फिर मार्क्स। तो हर स्टूडेंट के जो एरे का एलिमेंट है, हर एलिमेंट एक स्टूडेंट टाइप का है और स्टूडेंट टाइप के अंदर 3 सेल मौजूद हैं, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे इसके पूछना चाहूँ एड्रेसेस के बारे में, अगर स्टूडेंट 0 का एड्रेस से मैंने ये लिखा है 0 0 0 S0 का एड्रेस है ये, तो कोई मुझे बताना चाहेगा S1 का एड्रेस क्या होगा, कोई मुझे बताना चाहेगा S2 का एड्रेस क्या होगा। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और जिसने मुझे इसका जवाब दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि उसको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है और उसको एरे भी समझ में आ गया है। तो इस सवाल का जवाब देना, अगर मैं वही बात है कोई बोनस दे सकता आप लोगों को तो ज़रूर देता, लेकिन हमारे पास ये जो ओबी वाला सिस्टम है इसमें बोनसेस कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन अगर मैं कुछ दे सकता तो ज़रूर आपको देता। लेकिन चलें अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं मान जाऊँगा कि हाँ, आपको प्रोग्रामिंग समझ में आ रही है। चीते हो गए हैं आप लोग इन सिंपल वर्ड। तो मुझे बताइए
कि S1 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? कोई भी बताना चाहेगा कि S1 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? अगर S0 का स्टार्टिंग एड्रेस 000 है तो S1 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? माज बताना चाहेंगे आप? S1 का मेमोरी एड्रेस, मेरा सवाल ये है कि मैंने S0 का अगर एड्रेस ये सपोज करके आपको बता दिया है कि 000 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या एड्रेस आएगा इस जगह पे? यानी S1 के लिए एड्रेस क्या आएगा? प्रोवाइडेड एट S0, फिर S1, फिर S2, ये सब एरे के एलिमेंट हैं और एरे की डेफिनेशन कहती है कि सबके एड्रेसेस कंसेक्यूटिव होते हैं। तो इसका एड्रेस क्या होगा? अच्छा, एक मेरे पास आंसर आया है 0011। ये आंसर कैसे आया है 0011? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन? आंसर बताइए मास। ऐड हो जाएगा, क्या होगा? मुझे नंबर चाहिए। 00 क्या? चलें ये तो बता दे, 20 तो होंगे, उसके बाद क्या आएगा? चलें टाइम कम है, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया कि स्ट्रक्चर का साइज क्या है, 58। ठीक है, तो जब भी मैं इसमें प्लस प्लस करूंगा या अगली लोकेशन पे जाऊंगा तो अगला एड्रेस हमेशा कितनी डिफरेंस के बाद आएगा? 58 के बाद। क्योंकि इंटीजर में 4 का डिफरेंस होता है, करेक्टर में 1 का डिफरेंस होता है, फ्लोट में भी 4 का डिफरेंस होता है। लेकिन जब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर का भी हमने साइज देखा ना, 58। तो हर एलिमेंट के दरमियान कितना डिफरेंस होगा? 58 का डिफरेंस आएगा। यानी जब भी मैं इसमें प्लस प्लस करूंगा ना, यहाँ पे अगर आप देखें ये आई प्लस प्लस हो रहा है, तो आई प्लस प्लस से एक्चुअली 58 की जंप आ जाएगी। समझ रहे हैं बात? तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जब भी मैं एस की इंडेक्स को प्लस प्लस करूंगा तो वो एक्चुअली 58 का जंप करेगी, फिर उसके बाद 58 का जंप करेगी, फिर उसके बाद 58 का जंप करेगी, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब ये बात समझ में आ गई होगी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम लेक्चर को जल्दी से कंक्लूड कर सकें। मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया और उस स्ट्रक्चर का एरे बना लिया। एरे बना सकता हूँ, एरे जब मैं इंटीजर का बना सकता हूँ, फ्लोट का बना सकता हूँ, जो कि बिल्ट इन टाइप्स हैं, तो एरे में अपनी बनाई हुई डेटा टाइप का भी बना सकता हूँ। स्टूडेंट का मैंने एक एरे बना लिया और 10 एलिमेंट थे तो मैंने 10 की लूप लगाई और 10 एलिमेंट में मैंने देखें ये काम किया कि रोल नंबर, अच्छा मैंने इनपुट नहीं लिए हुए, रोल नंबर मैंने खुद ही से यानी कि इंसर्ट कर दिया। और कैसे इंसर्ट करूँ? स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो रोल नंबर खुद ही से दे दिए। पहला रोल नंबर 1 होगा, दूसरा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। रोल नंबर मैंने ऐसे ही असाइन कर दिया, आई लगा दिया। यानी जब इधर 0 आएगा तो रोल नंबर आएगा 1, जब 1 आएगा तो रोल नंबर होगा 2, एंड सो ऑन, ये वाला लूप के साथ चेंज होता रहेगा। जब मैं रोल नंबर यहाँ पे अच्छा डिस्प्ले करा दिया और डिस्प्ले के बाद मैं इससे नेम इनपुट ले रहा हूँ, तो देखें जब मैं यहाँ पे 0 प्लेस करूँगा तो जो नेम एंटर होगा तो वो कहाँ जाके सेव होगा? वो यहाँ जाके सेव हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे चेंज करके 1 कर दूंगा तो जब नेम एंटर होगा वो कहाँ जाके सेव हो जाएगा? यहाँ जाके सेव हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 2 में जब नेम सेव होगा तो वो जाके यहाँ सेव हो जाएगा। तो सो ऑन, जब जब मेरी इंडेक्स चेंज होती रहेगी मेरा अलग अलग उसमें जाके एलिमेंट में सेव होता रहेगा। सिमिलरली मार्क्स में भी यही है, जब मैं मार्क्स 0 करूंगा तो पहले वाले मार्क्स सेव होंगे, यानी यहाँ जाके कहीं सेव हो जाएगा मार्क्स। जब मैं 2 करूंगा तो मार्क्स यहाँ जाके सेव हो जाए, 1 करूंगा यहाँ सेव हो जाएगा, और 2 करूंगा तो मार्क्स मेरा यहाँ जाके सेव हो जाएगा। तो इसी तरीके से, अच्छा मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा क्लियर, कि सभी क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इवेंचुअली जब मैं प्रिंट करूँगा तो प्रिंट करते वक्त भी मुझे यही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि बस सिंपल यही करना है, मुझे आई लगा देना है। और आई का ध्यान कौन रख लेगा? लूप।
पहले वो 0 से शुरू होगा, अब पहले एलिमेंट के लिए करेगा, इधर भी 0 से शुरू होगा, पहले एलिमेंट के लिए करेगा, एंड सो ऑन, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, फिर चौथा एलिमेंट, और ये ऑटोमेटिकली इसके लिए काम कर देगा। ठीक है, तो मैं एरे किसी भी चीज़ का बना सकता हूँ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एरे के सारे एलिमेंट की डेटा टाइप सेम होगी। ठीक है, इससे पहले जब भी मैं एरे बनाता था तो उसकी डेटा टाइप या तो इंटीजर होती थी सारे एलिमेंट की, या कैरेक्टर होती थी सारे एलिमेंट की, या फ्लोट होती थी। लेकिन आज जब मैंने एरे बनाया तो उसकी डेटा टाइप सेम तो है, लेकिन वो डेटा टाइप क्या है? स्टूडेंट है। ठीक है, सारे के सारे डेटा एलिमेंट जो हैं एरे के स्टूडेंट टाइप के हैं, और स्टूडेंट के अंदर बाकी जो भी है वो स्ट्रक्चर डील कर लेगा, वो डॉट नोटेशन से काम चल जाएगा, उसकी मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने लैब में भी की थी। आप लोग इस एग्जांपल को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन क्यूरी है तो पूछ सकता है, वरना मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। जी क्लास, कोई क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, या अगर नहीं है तब भी मुझे बता दीजिए ताकि मैं लेक्चर को कंक्लूड करूँ। जी क्लास, तो शैल आई कंक्लूड? ठीक है क्लास, तो टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।